Hey guys, I welcome you all to Bhadra Ace Academy. Today is 16th of May 2024 and today we are going to discuss the newspaper analysis from 15th as well as 16th of May. So let's start. The first article is from Assam Tribune. इस आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे DRIMS दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है. इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाई असम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. तो यस, DRIMS दैट इज़ डिज़ास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये एक इनिशिएटिव किसका है? असम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का. और इनका मेन एम यही है दैट कैसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग किया जा सके वेरियस डैमेजेस जो क्या कोई भी डिज़ास्टर के कारण अकर कर रहा है. तो सो यस, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्या एक्यूरेटली रिपोर्ट करता है और एसेस करता है दैट कितना ज़्यादा डैमेज हुआ और उसके बेसिस पे फर्दर क्या एड ज़रूरत है उस पॉइंट ऑफ टाइम में, उसको भी फैसिलिटेट करने में मदद करता है. ये डेवलप किया गया है विद कोलैबोरेशन ऑफ यूनिसेफ और जैसा कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये कहा जा रहा है ये काफ़ी एक क्रिटिकल रोल प्ले करेगा इन इंश्योरिंग दैट डैमेजेस जो हो वो मिनिमाइज़ किया जा सके. फीचर्स अगर हम लोग बात करें इसकी, तो यस, जैसे कि बात बोला जा रहा है, ये क्रॉप्स के डैमेजेस को भी ट्रैक करने की क्षमता है इसमें. लॉस ऑफ लाइव स्टॉक वो भी आराम से एक्सेस कर सकता है और साथ ही साथ क्रिटिकल इम्पैक्ट इंडिकेटर्स जो भी डिफरेंट अदर क्रिटिकल इम्पैक्ट इंडिकेटर्स हैं उन सब को जज करने में इनकी कैपेबिलिटीज़ है. रियल टाइम डेटा क्योंकि इससे मिलता है तो ये पोस्ट डिज़ास्टर जो रिस्टोरेशन एफर्ट है ना, उसको भी फास्ट ट्रैक करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यही नहीं, ये फैसिलिटेट करता है द डिलीवरी ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ग्रांट टू अफेक्टेड बेनिफिशरीज. और जो ट्रेनिंग है इसके रिलेटेड, वो ट्रेनिंग किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा? हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट. ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट अगर देख लीजिएगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 के अंडर जो था ना, वो 3 हायरार्कीज़ में बने थे, एक नेशनल लेवल में, एक स्टेट लेवल में, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में. नेशनल लेवल के जो वेरियस अथॉरिटीज़ थी उसमें ही एक अथॉरिटीज़ है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट. तो जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ही काम है दैट ये ट्रेनिंग को कंडक्ट करवाए, जिससे क्या DRIMS दैट इज़ डिज़ास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को वेरियस गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स जो है, जो क्या कंसर्न गवर्नमेंटल अथॉरिटेटिव गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स है, वो इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवा सके. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे असम ट्रिब्यून का ये न्यूज़ आर्टिकल, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे असम ने सीख किया है इसरो सेंटर इन द स्टेट. दैट इज़ यहाँ के जो IT मिनिस्टर है केशव महंत, इन्होंने एडवोकेट किया था दैट जी हाँ, इसरो का प्रेजेंस हमारे स्टेट में होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ये सेंटर कौन सा है? इस सेंटर का नाम है नेत्र सेंटर. नेत्र सेंटर स्टैंड्स फॉर नेटवर्क ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस सेंटर. नाउ असम गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है दैट इसके लिए इसरो को असम गवर्नमेंट 200 बीघा ऑफ लैंड चंद्रपुर में प्रोवाइड करेगी. चंद्रपुर कहाँ है? यहाँ पे गुवाहाटी है. गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो है एक रीजन है जिसका नाम है चंद्रपुर, राइट. और ये जो प्रोजेक्ट है ये अनडाउटेडली यहाँ पे एक डिफंक्ट थर्मल पावर प्लांट था, उसको हटा के फर्दर ये नया सा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाने वाला है. तो ओवरऑल इस नेत्र जो सेंटर बनने वाला है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो देखो, स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको तो ट्रैक करेगी ही, बट साथ ही साथ ऑब्जर्वेशंस को प्रॉपर वे में एक्सेस करेगी, राइट. और स्पेस के सिचुएशन को प्रॉपरली देखेगी दैट व्हाट इज़ द सिचुएशन गोइंग ऑन. मतलब ओवरऑल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस का इन्फॉर्मेशन आपको इसके थ्रू प्रॉपरली मिल जाएगा. और कहीं ना कहीं स्पेस के एसेट्स जो हमारे नेशनल एसेट्स है, जैसे हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स इधर उधर घूम रहे हैं, राइट. सो उनको भी प्रॉपरली नज़र में रखेगी, है ना. कैपेबिलिटीज़ ऑफ फेज्ड अरे रडार. नाउ यहाँ पे बोला गया है दैट क्या कैपेबिलिटीज़ इसका क्या होगा. ये जो सिस्टम लगाया जाएगा, इस रडार से स्पेस में 10 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जा सकता है. और किस रेंज तक डिटेक्ट किया जा सकता है? वो है 2000 किलोमीटर अबव स्पेस. दैट इज़ अगर ये अर्थ है तो इसके अगर 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक
ये टेलीस्कोप आराम से देख सकते हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है भाई। लो अर्थ ऑर्बिट में जब भी हम लोग बात करें तो तब जो सैटेलाइट्स रखा जाता है रफली अराउंड 380, 360, 400 किलोमीटर के आसपास रखा जाता है, वो लो अर्थ ऑर्बिट हुआ, राइट। तो वो लो अर्थ ऑर्बिट में जितने भी सारे स्पेस मैक्सिमम जो सैटेलाइट्स रखे जाते हैं दुनिया भर के, इनके यहीं पर रखा जाता है, राइट। तो इनको आराम से ट्रैक करेगी ये नेत्र सेंटर, जो क्या फ्यूचर में इस्टेब्लिश होने वाला है, कहा जा रहा है असम के चंद्रपुर में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे असम ट्रिब्यून का। अगेन आज का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहाँ पे बात की गई है इको फ्रेंडली फ्यूल के बारे में। नाउ यहाँ पे बोला जा रहा है पाइप्ड नेचुरल गैस, दैट इज़ पीएनजी। अभी से मैं यहाँ पे पीएनजी ही यूज़ करूँगा, ठीक है। सो प्रोग्रेस अगर देख लीजिएगा असम का इन द एडॉप्शन ऑफ पीएनजी, वो कहीं ना कहीं स्लगिश देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू अदर नेशन। उसी के कारण आर्टिकल ये लिखा गया। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पीएनजी के बारे में। दैट पीएनजी है क्या? यह एक नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन गैस है जो क्या मिक्सचर है मीथेन का और डिफरेंट अदर हाइड्रोकार्बन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड का। यह एक इको फ्रेंडली और इनएक्सपेंसिव फ्यूल है जो क्या प्रॉमिस करती है टू एलिमिनेट द हैसल्स एसोसिएटेड विद कन्वेंशनल फ्यूल्स। और कंबशन जो किया जाएगा ऑफ नेचुरल गैस वो रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड इट इज़ कंसिडर्ड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एज वेल एज सेफर देन द कन्वेंशनल एलपीजी गैसेस एज वेल। इनफैक्ट ये चीपर है देन द लिक्विड एंड अदर गैशियस फ्यूल्स और एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट अगर इसका यूजेजेस किया जाएगा तो इससे जो कुकिंग कॉस्ट होगा ना फॉर द कंज्यूमर्स वो रफली बाई 20% तक ये रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं अगर ये ऑल्टरनेटिव देख लीजिएगा बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। बट सवाल हो रहा है दैट इसके जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की ग्रोथ क्या है। तो देखो अनडाउटेडली ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो यस, इंडिया इज मेकिंग सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन प्रोमोटिंग दिस पाइपलाइन नेचुरल गैस, क्योंकि अलग अलग जगह एक्सपेंशन हो रहा है। इनफैक्ट अगर स्पैन ऑफ 10 ईयर्स लास्ट में देख लीजिएगा, लास्ट के एक डिकेड में देख लीजिएगा, सबसे पहले 10 साल पहले इसका प्रोपोर्शन था 25 लाख हाउस होल्ड तक, बट बाद में ये बढ़ के 103.93 लाख हाउस होल्ड तक पहुंच चुका है। तो सवाल है इसका एडॉप्शन असम में कैसा है। तो देखो असम में जो इसका प्रोग्रेस है ना वो स्लो बोला जा रहा है, राइट, एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स, क्योंकि बहुत सारे एंटिटीज़ हैं जो कि एग्जीक्यूट कर रहे हैं पाइपलाइन गैस प्रोजेक्ट्स को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में। जैसे अगर कुछ की प्लेयर्स की बात करें ना, देखिएगा दोस्तों ये वाला स्लाइड आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं है, ये जस्ट आपको बतलाने के लिए, अदरवाइज आप इस आर्टिकल को विजुलाइज प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे दैट मैं क्यों बोल रहा हूँ दैट असम में इसकी ग्रोथ स्लगिश क्यों है। क्योंकि ध्यान से देखना, बराक वैली के डिस्ट्रिक्ट्स में कामरूप और कामरूप मेट्रो में जो भी और जो कंपनी इसको चला रही है वो है पूर्वा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड। वहीं पर अगर असम अपर असम के डिस्ट्रिक्ट्स में देख लीजिएगा तो ये असम गैस कंपनी चला रही है। वही अराउंड नॉर्थ बैंक के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो एक कॉन्स्टोरियम है जो कि असम गैस कंपनी और OIL का है वो चला रही है। और साथ ही साथ 16 डिस्ट्रिक्ट्स तो ऐसे हैं जहाँ पर अडानी टोटल गैस लिमिटेड के द्वारा ये चीज़ें चलाई जा रही है, राइट। तो एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होने के कारण इसकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही है। और भी एक बहुत मुद्दा इम्पॉर्टेंट जो उठाया गया है वो ये है दैट असम में ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे चल रहा है। दैट इज़ कौन सा पाइपलाइन प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। हम लोगों ने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस भी किया है। वैसे तो ये मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था बट इट इज़ येट टू बी फुल्ली कमीशन। इनफैक्ट क्योंकि प्रोजेक्ट लेट हो रहा है ना, इसके कारण पता है कॉस्ट भी इसकेलेट हो रहा है। पहले कितना कॉस्ट था 3,308 करोड़, बट बाद में इसका कितना कॉस्ट हो गया 3,992 करोड़। और बोला जा रहा है लास्ट लैप ऑफ द प्रोजेक्ट जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू टेक अराउंड 4 months before the piped gas supply in the Guwahati becomes reality। मतलब आने वाले समय में और भी ये टाइम लगाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर इन्हांस करना पड़ेगा मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल प्रोजेक्ट। और अनडाउटेडली ये बरौनी गैस गुवाहाटी गैस नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट अगर देख लीजिएगा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल प्रोजेक्ट है जिसका कंप्लीशन से अनडाउटेडली पोल्यूशन भी रिड्यूस होगा और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे असम ट्रिब्यून का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज का। और मुझे क्यों नहीं लगता है दैट ये
आर्टिकल को हमें सबको, आप हर एक नोट्स को प्रॉपरली अपने नोट कॉपी में ज़रूर से उतार लीजिएगा, है ना। यहाँ पे बात की गई है स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड। बोला जा रहा है दैट समय के साथ साथ हमको मास अवेयरनेस और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना पड़ेगा फॉर वेरियस स्किल्स डेवलपमेंट पॉलिसीज़ का, राइट। सो यहाँ पे सबसे जो अच्छा लगा मुझे वो है लाइफ लेसन, जो कि एक ईगल से आप सीख सकते हैं। 40 साल का हो जाने के बाद भी ईगल जो है अपने आप को सेल्फ रिन्यू करता है। वो अपने बीक को तो तोड़ देता है, बट साथ ही साथ अपने क्लॉज को काफ़ी ज़्यादा शार्पन अप कर देता है। इससे क्या हमको दिख रहा है? इससे हमको ये दिख रहा है दैट वो स्काई का एक अनडिस्प्यूटेड किंग है। मतलब समय के साथ साथ उन्होंने अपना जो तरीका था शिकार करने का, वो चीज़ें चेंज कर रही है ना। सो ये स्टोरी कहीं ना कहीं आपको भी टीच करता है दैट आपको भी, हम सबको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा और कंटिन्यूसली अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप अगर सोच रहे हो दैट पास्ट ईयर में जैसे आंसर राइटिंग लिखते थे, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एपीएससी का, ये आंसर राइटिंग जो 5 साल में लिखते थे और अभी भी सेम टाइप ऑफ राइटिंग फॉलो करोगे, पुराने लॉजिक से चलोगे, नो, वो सब नहीं चलेगा। आपको समय के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो सवाल होता है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया गया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। पहला जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था उस समय ही एक ग्रेट डाइवर्जेंस हम लोग को देखने को मिला था। पूरा सोशियो इकोनॉमिक डोमिनेंस जो मिडिल ईस्ट एंड एशिया में है वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट लाया था हर एक जगह में, क्योंकि पहले क्या यूज़ किया जाता था? टेलीग्राफ। बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या है? स्मार्टफोन्स। हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ रिवॉल्यूशनाइज हो गया था। पेस ऑफ चेंज इन 21st सेंचुरी अगर देख लीजिएगा, लास्ट 2 डिकेड्स, दैट इज लास्ट 20 साल की अगर बात करूं, दे हैव सीन अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये अचीव किया है फीट वंस डीम्ड इम्पॉसिबल। यस, एब्सोल्युटली। क्या आपने सोचा था दैट मैं जो बोलूँगा, मैं सिर्फ एक इमेजिनेशन लिख दे रहा हूँ दैट मोदी जी हिमालयास के ऊपर गाना गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं, और वही चीज़ आपका वीडियो बन के आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा परफेक्ट हो गया है, राइट। तो वही बोला गया, चेंजेस हैव बिकम द न्यू नॉर्मल नाउ। जी हाँ, ये आपको भी समझना पड़ेगा दैट चेंज हो रहा था, हो रहा है और फ्यूचर में होता रहेगा। मतलब चेंज एक न्यू नॉर्मल हो गया। तो सवाल होता है, इज देयर द नीड ऑफ स्किल डेवलपमेंट? इज देयर? यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर गोल्स ऑफ एजुकेशन देख लीजिएगा वो भी इन्हांस हो रहा है। दैट इज, एजुकेशन का गोल पहले क्या था? दैट सिंपली एक नॉलेज को एक्वायर करो, बट अभी क्या है? अभी कॉम्पीट करना पड़ेगा, आपको इफेक्टिवली इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो डिमांड है ना स्किल्ड वर्कफोर्स का, वो इंक्रीज हो गया। ध्यान दीजिएगा, अभी स्किल्ड वर्कफोर्स का डिमांड इंक्रीज हो गया है, राइट। और टाइप्स ऑफ स्किल्स भी कौन कौन से स्किल्स होते हैं? देखो, अलग अलग। एक तो होता है हार्ड स्किल्स, एक होता है सॉफ्ट स्किल्स, एक होता है कॉग्निटिव स्किल्स। और अनडाउटेडली सॉफ्ट स्किल का भी जितना इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑफकोर्स ले लो कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये क्या हो, सॉफ्ट स्किल की कैटेगरीज में आता है। और आपने जो भी चीज़ें सीखा है वो क्या हो गया? कॉग्निटिव स्किल्स के अंडर का। आप हार्ड स्किल्स क्या हुआ? जैसे आप कोई चीज़ बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, राइट, दैट इज कमिंग इन हार्ड स्किल्स। अनडाउटेडली हर एक स्किल्स का अपना अपना इंपॉर्टेंस खुद अपने अपने एरियाज में, बट हमको मेक श्योर करना पड़ेगा दैट जो भी स्किल गैप एग्जिस्ट कर रही थी, इसको तो एड्रेस करने की ज़रूरत है। दैट इज, स्किल्स और जॉब रिक्वायरमेंट में जो डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट कर रही थी, दैट नीड्स टू बी फिल्ड अप। तो स्किल गैप क्या रिफ्लेक्ट करता है? स्किल गैप रिफ्लेक्ट करता है द डिस्पैरिटीज बिटवीन द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब एंड दोज पोजेस्ड बाय अ पोटेंशियल वर्कर। दोनों लेस एजुकेटेड एज वेल एज वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल्स जो है, दोनों फेस चैलेंज कर रहे हैं इन सिक्योरिंग द सूटेबल एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है ना समय के साथ साथ इवॉल्व करने का। तो अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो यू विल बी पेरिश्ड, यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री, राइट। सो वही बोला गया दैट हम लोग को स्किल एजिलिटी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो है मियरली आपको एक जॉब होल्डर, आपको एक एम्प्लॉई की तरह नहीं देखा जाता है, आपको देखा जाता है एज अ यूनिक सेट ऑफ स्किल होल्डर, राइट। तो आपको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा,
अपने आप को और मेक श्योर करना पड़ेगा समय के साथ साथ जो है आप अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करो, राइट। और इसके लिए यस आपको स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को गवर्नमेंट को भी चलाना पड़ेगा, जिससे लोगों को अपस्किल किया जाए, क्रॉस स्किलिंग, री स्किलिंग, ये सब में फोकस किया जाए। तो इसीलिए बोला जा रहा है कॉल ऑफ एक्शन, दैट इज़ वेरियस जो स्किल सेक्टर्स, डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ एंड फैसिलिटीज़ जो भी एग्जिस्ट करती है उसमें हम लोग को मेक श्योर करना पड़ेगा मास अवेयरनेस और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन लेकिन कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। सो देयर इज़ pressing need for increased enrollment and implementation of skilled development initiative, जिससे प्रिपेयर किया जा सके वर्कफोर्स को फॉर द challenges in the future, राइट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में, इसमें बात करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। ये आज के आर्टिकल में ही दिया हुआ था आसाम ट्रिब्यून का, जहाँ पे बोला गया था दैट वेरियस, एक कोई रीजन था, आई डोंट रिकॉल द रीजन, बट या स्टूडेंट्स उस रीजन के वेर सेंसिटाइज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। नाउ वर्मी कंपोस्टिंग होता क्या है? देखो ये एक प्रोसेस है, ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें जो ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ना, उनको कन्वर्ट किया जाता है मैन्योर में। अच्छा, इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे मैन्योर में? विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म स्पीशीज। इसका फ़ायदा ये होता है दैट इससे सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी तो रिसाइकलिंग होती ही है, बट साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट जो क्रिएट होता है ना, क्योंकि ये मैन्योर है तो ये सॉइल को भी इनरिच करता है विद वेरियस माइक्रोब्स। इनफैक्ट रूरल एरियाज़ की अगर बात करें, प्रोडक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट कैन प्रोवाइड लाइवलीहुड सपोर्ट टू द अनएम्प्लॉयड। और वर्मी कंपोस्ट हेल्प करता है इन इम्प्रूविंग द सॉइल टेक्सचर, एरेशन और इंक्रीज वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। तो ये वेरियस फ़ायदे हैं वर्मी कंपोस्ट के, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है एग्ज़ाम में, तो यस यू शुड नो अबाउट इट। एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।